कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारत वर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गोल्डन थ्रेड की इस अगली कड़ी में। मैं लाइव में जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ से सुनील मस्ता जी और सुनील गांग जी को देख पा रही हूँ। उन सभी से निवेदन है कि कृपया इस लाइव को आप अपनी वॉल पर शेयर कर दीजिए ताकि और भी दूसरे आप सभी के साथी हमसे जुड़ सके। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह अल्लामा इकबाल जी का एक प्रसिद्ध शेर है। इस शेर को चरितार्थ करने वाली शख्सियत आज हमारे बीच उपस्थित है, जो कर्म को अपना ध्येय मानते हैं। आइए स्वागत करते हैं ऐसे ही वीर का, वीर अजीत जी पटवा साहब और उनके साथ उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमेश अरोड़ा जी का। सच्ची सेवा वही होती है जो निस्वार्थ हो और जिसका उद्देश्य केवल देना हो। आज हमारे साथ एक ऐसे ही प्रेरणा स्रोत जिनका जीवन सेवा, समर्पण और साधना की मिसाल है, अजीत सिंह पटवा जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। आदरणीय सर, आपका जीवन एक प्रेरणा है। पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता और सामाजिक क्षेत्र में समर्पण, दोनों का अनूठा रंग। आदरणीय अजीत जी पटवा साहब, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले सर का परिचय मैं सभी दर्शकों से करवा देना चाहती हूँ। सर का एक संक्षिप्त परिचय। अजीत सिंह पटवा जी एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट, समाज सेवी और प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हैं, जिनका जीवन सेवा, समर्पण और सद्भाव की मिसाल है। आपके पास निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में 13 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव है और कुल मिलाकर 55 वर्षों की पेशेवर यात्रा में आपने न केवल वित्तीय क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि समाज सेवा को जीवन का ध्येय बना लिया। आपने महावीर इंटरनेशनल वेलफेयर एसोसिएशन की फरीदाबाद शाखा के सचिव के रूप में भगवान महावीर अस्पताल की स्थापना की और आज नेत्र और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। आप रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान और देहदान जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर कार्यरत रहे हैं और फरीदाबाद के पहले देहदान शपथकर्ता हैं। रद्दी से सेवा जैसी अभिनव योजना और रोटी बैंक जैसी मानवीय पहल आपने शुरू की, जो आज जरूरतमंदों के लिए जीवन रेखा बन चुकी है। आप महावीर इंटरनेशनल सोशल फाउंडेशन के संस्थापक सदस्यों में से हैं, जहां दिव्यांग पाठशाला, सामान्य बच्चों के लिए विद्यालय, ब्लाइंड सेवाश्रम और स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री जैसे अनेक सेवा प्रकल्पों का संचालन हो रहा है। आपका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब सेवा को लक्ष्य बना लिया जाए तो उम्र, पेशा या संसाधन आड़े नहीं आते। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय वीर अजीत सर का। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं वो सभी आपको जय महावीर कह रहे हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद है भाई, इतना बढ़िया परिचय देना तो मैं जानते ही नहीं कैसे करना। अरे सर बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आपसे एक निजी सवाल मैं करना चाहती हूँ कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को जीवन का मार्ग बनाया, इस दिशा में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं थी, पिताजी का आदेश था कि सीए करनी है। बड़े भाई को आदेश था डॉक्टर करनी है, बीच वाले को था सीए करनी है, छोटे वाले को था एडवोकेट बनना है। बस ये परंपरा उस समय की समाज में। ओके, तो मतलब पिताजी के आदेश से। जी जी सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। सर, एक सवाल मन में आता है कि 13 वर्षों का अनुभव निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कैसा रहा यह दौर? क्या कुछ नया सीखने को मिला सर आपको? 13 साल की नौकरी में पूरे भारत में घूमा, पब्लिक सेक्टर में भी काम किया, प्राइवेट सेक्टर में भी किया जी, टैक्स भी सहन किए और डेवलपमेंट भी किया, कंपनी को आगे भी बढ़ाया जी। अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर में काम करते करते एक ऐसा मोड़ आया जब अब मन में तो था हमेशा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन संसाधन नहीं थे, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन 13 वर्ष की नौकरी के बाद में लास्ट में आकर के हमारे चेयरमैन साहब बोकारो स्टील के, उनसे अनबन हो गई और उन्होंने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। इट वॉज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो कोर्ट केस आज भी चल रहा है। 1983 से 2025 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट से ट्रेवल करते हुए नीचे वापस आ गया। तो ये तो खैर नैतिक प्रणाली है हिंदुस्तान की, बात नहीं। फिर आगे प्रैक्टिस में घूमते फिरते रहे, लोगों से मिलते रहे। 3 काम ऐसे कर लिए जिन लोगों के काम पैसे अटके हुए थे, वो सफलता से काम हो गया और हम फरीदाबाद में जम गए। और जब जम गए तो फिर तो सेवा का काम करना ही था, मन में तो शुरू से ही लगन करना है। पहले बोकारो स्टील में था, जब भी जैन समाज में आपस में विवाद था वो भी सलटाया। उसके पहले कलकत्ता में थे तो वहां भी कोई कोर्ट केस था, उसमें भी कागज तैयार करने में मदद करी। तो ये तो परिवार से, मदर फादर से, बहुत धार्मिक फादर मदर थे। रोज समाई करना, रोज महाराज के जाना, महाराज का हमारे आना, पहुंचने लेना, सब चलता रहा। ये तो था ही था। बस इस एक बार समाज से जुड़ गए तो फिर तो लाइन पकड़ ली, फिर तो कोई पीछे देखा नहीं। क्योंकि मेरी इस काम करने में मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस पे कोई असर नहीं आया। बहुत सारे चातुर्मास भी करवाए मैंने, बहुत सामाजिक काम भी किया और साधु संतों के चातुर्मास करते हुए उनको गौशाला ले जाना, केस लॉज में पब्लिक, जब मैंने 7 सेक्टर स्थानिक पे केस लॉज कराया था, लोग बाग नहीं जानते क्या होता है। 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी ये देखने के लिए, उस कमरे को देखने के लिए जहाँ पे अपन बाल उतारते थे। हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा थी साथ भी, वो एग्री कर गई, हाँ मैं पब्लिक में बताऊंगी, बाकी नॉर्मली नहीं बताते। इट वाज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब इतना तालमेल। क्योंकि मैंने बताया मैंने सारे आपके 32 शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो सारी जानकारी थी और वो पढ़ी हुई थी, PhD की थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। फिर मैं उनको पूरे समाज में घुमाया। एक वैभवश्री यंग साध्वी थी, वो भी आई। इंसिडेंटली शी हैपेंड टू बी ग्रोथ, तो वो यहाँ मतलब इतना प्रचार प्रसार, उनका बोलने का ढंग बहुत नया लगा, बहुत अच्छा था। और फिर बाद में जो थोड़ी बहुत होती है समाज में, तो सेवा में आ गए और सेवा चल पड़ी। गौशाला भी बनी, भोपाल गौशाला बनाई। पशु जो कटने जा रहे थे उनको रात में रोका, लेके आए, किसी के फार्म हाउस पे रखा और गौशाला निर्माण कर दी। आज भी नई गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं, गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं। एक हमारे फरीदाबाद में एक यंग लड़की राशि जैन है, गौशाला चलाती है। अब उसको डेवलपमेंट करना है, परसों उससे मिलूंगा। अभी उसका फॉर्म था लेकिन काम चल रहा, बात चल रही है, इसलिए नहीं कर पाया। बाकी काम चल रहा है। अब ये लोग बात जानते हैं, फरीदाबाद में बहुत सारे लोग हैं, मेरे बच्चे जितने भी ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी बैठे देखने के लिए आए। ये हमारे सीए है देवेंद्र गौड़, एक बार चेहरा देख लो। ये अभी मेंबर बने हैं। ये राहुल है, यूथ सेंटर का अपना तरुण केंद्र का चेयरमैन। जय महावीर। ये सारे लोग मतलब मेरे साथ, अब लोगों को पता है कि मैं
काम, काम और काम, बस। जी बियॉन्ड दिस। जी सर, जी अब बताओ जी क्या सर। करें? सर आपसे मेरा ये एक सवाल भी रहेगा कि 55 वर्षों की इस विशाल यात्रा में कोई एक ऐसी चुनौती है जिसे आप कभी भूल नहीं पाए हो? भाई अपनी बात तो एक्सप्रेस मैं तो साइलेंटली करता हूँ, लोग बात समझ लेते हैं कि जी। अगर पटवा साहब नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ है। मैं एक जगह तो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, कहाँ से मैं कैसे हुआ, लेकिन मैंने कोई विरोध नहीं प्रकट किया। उन्होंने कहा जी कि आप जाइए, आ गया, उसके बाद में वहां जाकर के नहीं, उस तरफ रास्ता नहीं किया उस तरफ, क्योंकि मेरे पास आगे रास्ते खुले हुए थे। जी सर, भगवान महावीर अस्पताल की स्थापना और संचालन कैसे हुआ? एक पेशेवर से अस्पताल निर्माता बनने का सफर कैसा रहा सर आपका? नहीं, वापस क्वेश्चन वापस। सर, भगवान महावीर इस अस्पताल की जो स्थापना है और उसका संचालन, वो आपने कैसे मैनेज किया कि आप एक फील्ड आपका था चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और फिर अस्पताल का निर्माण करना और फिर उसको संचालन करना, वो सफर कैसा रहा सर? वो तो ऐसा है कि यहाँ मैंने जैसे उसमें लिखा था कि भाई यहाँ एक जगह थी 2500 गज की जैन संघ के पास, और वो अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंसी में थी, और उस समय यहाँ समाज के वरिष्ठ जो व्यक्ति थे BN जैन साहब प्लस और दूसरे लोग जो थे, उनको मेरे ऊपर ये विश्वास था कि ये आदमी काम कर सकता है, और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में तो जिस आदमी ने अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन की थी, मैंने उसको दिए और जगह खाली कर दी, और फिर जैन समाज के साथ में 8-10 बार मीटिंग मैंने हमेशा मीटिंगें लीड करी और लोगों को कन्विंस किया कि ये जगह आप सेवा के लिए दे दीजिए, मैं यहाँ पे काम करूँ। आप देखिए तो सही, मैंने एक्यूप्रेशर क्लिनिक चलवाया है, एक्यूप्रेशर का फरीदाबाद में चालू करवाया है कि एक्यूप्रेशर क्या होता है, कितने कैंप लगाए हैं, ये लोगों को पता था। तो ये जगह का फिर लीज पे ले ली, और फिर हम लोग बैठे, उस समय सुशील कुमार जैन हमारे अध्यक्ष थे, चेयरमैन, उनके साथ बैठे और मैंने कहा यार यहाँ पे अस्पताल बना। तो बोले क्या? मैंने कहा प्रिंसिपली आंखों का कैटरेक्ट ऑपरेशन का नॉलेज मुझको इसलिए था कि मैं बीके हॉस्पिटल या जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर रविंद्र माथुर के साथ में हर गांव में, फरीदाबाद के हर गांव में कैंप लगाया करता था, और वो कैंप थे 7 दिन के, टाँकों वाले ऑपरेशन होते थे, तो 7 दिन फल या कुछ लेकर के जाता था, और उस मेरे साथ में जाने वाले लोग होते थे, कभी कमिश्नर सेल्स टैक्स, कभी कमिश्नर इनकम टैक्स, कभी कमिश्नर पुलिस, कोई ना कोई मेरे साथ अधिकारी जाता था फल बांटने के। और राम राम के काम शुरू होता था बाबाओं से, बाबा लोग ही होते थे हमारे, बाबा राम राम कैसे हो, बस चूंकि वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी था ही, और जब ये जगह मिल गई तो हमने कहा भाई अपन खुद ही यहाँ पर अपना अस्पताल बनाते हैं। उस समय जो टीम थी उन्होंने रात में बैठे थे 8-9 बजे, बोले हाँ ये काम बिल्कुल ठीक है, करा जाए, और बस कर लिया। फिर लोगों से पैसे जुटाना, आपस में मत मुटाव करना, लड़ाई झगड़े करना, सब करते 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 फाइनली वो फाउंडेशन डाल दी और काम चालू हो गया, और लोगों ने सहयोग किया। जैसे बकरा होता है ना मंदिरों में, वैसे यहाँ पे फिक्स किया कि भाई एक कमरे का 3 लाख रुपए, और लोगों ने किसी से 4 लाख ले लिए, किसी से 5 लाख ले लिए, 3 लाख लेकर के कमरे के ऊपर पत्थर लगा दिए, कमरा बन गया। और हॉल का जो था वो हमारे यहाँ श्री आत्मानंद जैन सभा को प्रपोजल दिया, एक संत आए थे साध्वी जी, उनके मार्फत प्रपोजल दिया, और राजकुमार जी ने इसको स्वीकार कर लिया। 15 लाख रुपए में ऑपरेशन थिएटर पर बन गया। उस समय इतने ही काम था, इससे ज्यादा नहीं। उसके पहले टेम्पररी काम चालू कर दिया था, अस्पताल बन गया, क्योंकि कैटरेक्ट ऑपरेशन का नॉलेज था, डॉक्टर जानकार थे, डॉक्टर जानते थे फरीदाबाद में। तो एक डॉक्टर है डॉक्टर पंकज कटारिया, उन्होंने उस समय ज्वाइन कर लिया, आज भी है। बहुत बढ़िया सर जी। सर देहदान ने
जी जी बताइए साथ सर। में बहुत सारे काम किए। उस समय भी रोटी बैंक चलाई, बट वो डिफरेंट तरीके की थी, खड़े होकर के खाना बांटने का। अब खड़े होकर के नहीं, अब जी उन जी लोगों को जो आ नहीं सकते, जो विकलांग है, जी सर। जिन बहुत 95-96 साल के हैं, मेरे जी को सर। फोटो भेजी थी, जी वो टिफिन में पैक करके उनके यहाँ रोज खाना दिया जाता है, और जी खाना सर। घर में बनता है, हमारे और जी तुम्हारे जी जैसे घर में बनता जी जी सर। है, मतलब बाजार सर से खरीद करके नहीं। हाँ सर, देहदान, नेत्रदान और रक्तदान, आपने सभी क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दिया, तो यह सेवा भाव आप में कहाँ से आया सर? इस तरह का ये काम ही करना चाहिए हमको, तो ये जो एक नेत्रदान है, देहदान है, रक्तदान है, इसके प्रति आपने बहुत सक्रियता से कार्य किया, तो सर ये मतलब ये भाव कहाँ से आया सर? नेत्रदान का तो वेणु इंस्टीट्यूट है यहाँ दिल्ली में, उनसे एक बार संपर्क हो गया, वो यहाँ आए हुए थे। उन्होंने कहा जी। पटवा साहब यहाँ पर नेत्रदान का काम किया जाता है। मैंने उनसे समझा, फिर मैं वहां गया, उनका वो सारा बैंक देखा, कैसे आई मिलने के बाद में क्या प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे करते हैं, सारा कुछ उनसे समझा, और फिर आकर के यहाँ प्रमोट किया। तो सबसे पहले अपने समाज, जैन समाज में, जैन समाज में ऑलमोस्ट कमांड जारी करवा दिया कि कोई भी बॉडी जलाई नहीं जाएगी तब तक नेत्रदान नहीं। तो 90% ऐसा स्थिति हुई, और वो जब स्थिति, और मैं खुद हर समय नेत्र लेने के लिए जब टीम आती थी, तो मैं रात में हो, सुबह हो, दोपहर में हो, रात में 4 बजे हो, मैं खुद जाता था, सामने खड़े होकर के नेत्र वो लेते थे, मैं देखता था। और फिर मैं अगली बार फिर जब दाह संस्कार होता था तो शमशान घाट भी जाता था, और फिर जब उठाला होता था, उठावनी, तो फिर उस उठावनी में जाता था, और वहां बोलने का अपॉर्चुनिटी मिलती थी, प्रेरणा देने के लिए सर्टिफिकेट देने जाता था, अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करने। अब जी फिर जी बात बोलने लगे, कोरोना में बंद हो गया। अब कोरोना के बाद में वापस इसको चालू किया है, कुछ चालू हो गया है, पर अभी वो टूल पकड़नी चाहिए। पहले तो सैकड़ों, मैं खुद एम्बुलेंस लेकर के, अगर कोई नहीं मिला तो चला गया, कभी किसी की डेड बॉडी ले जा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, खुद अपने आप लेके चला जाता था, पर नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। एज हो गई, आई एम 81, अब मैं गाड़ी नहीं चलाता, कोई न कोई ये सेवक आता है तब मैं करता हूँ। और देहदान का तो सिंपल सी बात है कि मेरे पिताजी ने का देहावसान हुआ जोधपुर में, और चूंकि मैं यहाँ पूरे जैन समाज चारों संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, तो मैं अगर यहाँ उनकी स्मृति सभा नहीं रखूं तो ये ठीक नहीं था, क्योंकि लोग बाग मेरे घर पे आते, मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता, तो मैंने स्मृति सभा रखी, मतलब 500,000 आदमी उसमें एकत्रित हुए। और नॉर्मली स्मृति सभा में जो परिवार होता है जिसमें डेथ होती है, तो वो पैसे वगैरह देते हैं, ये गौशाला के लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए। मैंने कहा नहीं, मेरे मन में विचार आया कि पूरे जिंदगी जीते जीते हिंसा होती है, और यार मरने के बाद में भी लकड़ी जलाने की हिंसा, अब नहीं जलूं तो क्या करूं? तो बोले देना, लेकिन किसको देना है? बोले उस समय सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही था। हम गए वहां पर, मैं और चमन लाल जी गए, कई बार गए, और उनसे सारा प्रोसेस समझा, कैसे होता है देहदान, फिर आप कैसे रखते हो, कैसे एम्बार्मिंग होती है, फिर कोई आदमी इसके बाद में संस्कार करना चाहता है तो उन्होंने कुंड बना रखा है बाकायदा, वहां संस्कार हो जाता है। मतलब हिंदू परंपरा भी साथ में चलती रहे, और देहदान भी होता है। उस समय तो अवेयरनेस इतनी थी नहीं, अब तो अवेयरनेस होने लगी, अब देहदान ज्यादा नहीं, जोधपुर में तो बहुत होते हैं, हाईएस्ट इन जोधपुर, जैन समाज में हाईएस्ट इन जोधपुर। मतलब मेरे मदर इन लॉ का भी बहुत शो, मेरे फादर इन लॉ का भी, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने तो, आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से, उन्होंने मेरे इस अपने उद्घोष से कि मैं बॉडी डोनेट कर रहा हूँ, उन्होंने एफिडेविट बना के अलमारी में रख दिया, और मेरे को बोल दिया, अजीत साहब आपको जो है मेरी बॉडी जल्दी लेनी चाहिए। तो ये दोनों की बॉडी डोनेट हुई। इसके अलावा जोधपुर में बहुत बॉडी डोनेट होती है जी यहाँ पर जी सर। अब क्योंकि ये महावीर, हमने महावीर आई बैंक बनाई, और
बॉडी डोनेशन का काम और फिर अंगदान का काम भी वहां जाके उसमें और वो डिपार्टमेंट में समझा एम्स में, वो भी समझ में आ गया। विद इन 6 आवर्स अपने ऑर्गन सिर्फ डोनेट होते हैं ब्रेन में, और ब्रेन नॉर्मली एक्टिव है। और अगर कहीं भी डेथ हो जाती है, मान लो जयपुर में डेथ होती है और बॉडी को यहाँ ऑल इंडिया में लाना है, उसको ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बाकायदा एक सेक्शन बना हुआ है ग्रीन कॉरिडोर का। कोई लाल बत्ती नहीं होगी, कुछ नहीं, रास्ते में पुलिस उसको पैसे देगी। और उस समय जब 2.5 घंटे में आप जयपुर पहुंच जाते हो, उस समय नहीं पहुंच सकते थे, तो 2.5 घंटे में बॉडी यहाँ पहुंचती थी। उस समय वो छोटे रास्ते पहुंची है। और अभी एक बॉडी डोनेट हुई थी वहां से जयपुर आई, अभी मेरे ख्याल 5-7 दिन पहले की बात है। यंग लड़की की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। मुश्किल होता है माँ बाप के लिए ये डिसाइड करना, लेकिन मैं हूँ जैसे और लोग भी पूरे कंट्री में फैले हुए हैं, जो घर जाकर के समझाते हैं, मान जाते हैं बच्चा तो मर गया, लेकिन इसके कारण से अगर 6 लोगों को जिंदगी मिल जाती है जी सर, जी लोग बात समझते हैं, करते कुछ कम, ठीक है जी समझी सर। देहदान का तो नहीं, हिंसा नहीं करनी है उस समय यही। अब इसके बाद में आकर नहीं, इट इज नेसेसरी फॉर एजुकेशन पर्पस। नहीं तो मेरे डॉक्टर्स बनकर के कैसे समझेंगे हार्ट कहाँ है, कैसे चीर करके बताया जाता है, कैसे उसके साथ कंप्रेसर लगा करके हार्ट बीट बताई जाती है। मैं ये सारा देख आया, बॉडी फाड़ करके देख रहा, मेरे ख्याल साधारण था आम आदमी नहीं देख सकता, गच खा के जाता है। लेकिन मैंने सारी बॉडी में, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैंने सारा अपने बॉडी का अंदर देखा हुआ है, मांस और सब। जी सर, जब आपने फरीदाबाद में सबसे पहले देहदान की शपथ ली, उस क्षण आपके मन में क्या भाव थे सर? जब आप शपथ ले रहे थे कि मैं देहदान करूंगा, तो उस क्षण आपके मन में कैसे भाव थे? नहीं, मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया कि मैं आई डोंट वांट टू बी बर्न्ड इन अ वुड, और वो लकड़ी जलाऊं उससे हिंसा होगी, वो नहीं। उसका तरीका निकाला देहदान का, बस उस समय और कोई भाव नहीं था। उस समय एजुकेशन कुछ जानते ही नहीं थे, ABC नहीं जानता था, अब तो बहुत कुछ जानते हैं, पढ़ाई कर ली। हर एक चीज के बारे में मैं बहुत थोरोली पढ़ता हूँ। स्टेम सेल के बारे में जब तक मैं सर्वोदय हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल में बैठ करके एक एक चीज नहीं समझी, आज बता सकता हूँ। स्टेम सेल का कोई क्वेश्चन पूछो मैं जवाब दूँ कि कहाँ पर है हमारा स्टेम सेल, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अभी फरीदाबाद में DRM, डोनर एंड रिसिपेंट मीट करी थी। डोनर सूरत से आया था और लड़का जो है 17 साल का यहाँ का फरीदाबाद, जिसको ब्लड कैंसर था, स्टेम सेल उसके देने से वो बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हमारे तुम्हारे जैसे। तो मैं जब तक पूरी स्टडी नहीं करता अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करता, साइलेंट रहता। जी सर। मैंने नेत्र विद्यालय भी चलाया है, ब्लाइंड एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड। मैं आज भी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। ब्लाइंड लोगों का क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल मैच भी करवा चुका हूँ कई बार, और इंटरनेशनल करवाते जाता हूँ हर साल। बहुत शानदार। अब ब्लाइंड आश्रम चला रहे हैं जी, जिसमें आज की तारीख में 15 लोग हैं, वही रहते हैं, किराया की जगह ली हुई है, वही खाना उनके लिए कुक करा हुआ। और 2 दिन पहले ये मन में भाव आया कि कुछ हमारे ब्लाइंड ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह किराए में रहते हैं परिवार के साथ, लेकिन उनके पास कमाने के साथ यह नौकरी नहीं है, उनको राशन चाहिए। हर महीने में करीब 25-30 किलो राशन की व्यवस्था बना ली। तो इनिशियली मैंने कहा भाई 5 लोगों से काम चालू करूं, और ये बस मन में सोचा 5 लोगों से काम चालू करो, एंड यू विल नॉट बिलीव, शाम को मेरे पास प्रेम प्रकाश आश्रम का फोन आ गया कि पटवारी आपसे मिलना चाहता। मैंने कहा बात, बोले वो ब्रांड आश्रम के बारे में राशन की कोई बात आई थी। मैंने कहा जी किसने कही? बोले जी हमारे पड़ोस में राधे श्याम है उसने। मैंने कहा उसको किसने कही? भगवान ने उसको कम्युनिकेट की, उसने उसको कही। उसका रमेश का मेरे पास फोन आया। अब 1-2 दिन में जाके मिलूंगा, 5 से शुरू करूंगा, 10 करूंगा, 15 करूंगा, और अगर सब तुम लोग सब साथ में रहे
और ऊपर से कमांड आता रहा तो सैकड़ों का कर। सर बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रेरणादायक आपका व्यक्तित्व है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। सर आप रोटी बैंक जैसी संवेदनशील पहल, तो रोटी बैंक क्या अनुभव रहे जब आपने पहली बार किसी जरूरतमंद को खाना पहुंचाया होगा? सर रोटी बैंक के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरह का कार्य है जो आप कर रहे हैं, और ये सर्वप्रथम इसका विचार आपको कैसे आया होगा? वो तो 2015 मेरे ख्याल कच्छ में वो आया था भूकंप, नवंबर भूकंप, जी भूकंप, जी जी जी। उस समय क्योंकि उससे पहले उड़ीसा में साइक्लोन आया था, तो मैंने यहाँ से 17 ट्रक सामान भेजा, और ये जब भूकंप आया तो यहाँ से राशन का सामान जा रहा था ट्रक में भर करके, वही भगवान मान अस्पताल के बाहरी जगह पे, ये शाम के टाइम में। और मेरे साथ में ये पूरे भाटिया सेवक समाज और बंडूवाल समाज के लोग बाग सामान लेने के लिए आए हुए थे, ट्रक में करने के लिए आए हुए थे। तब मैंने कहा यार ये अन्न बांटते हैं तो अन्न बांटने का कोई और तरीका भी हो सकता है, मेरे को कार्यकर्ता चाहिए, मैं रोटी बांटने को तैयार हूँ, 2000 रुपए पर डे का खर्चा होगा वो तो मैं जुटा लूंगा, लेकिन बांटना चाहिए, मेरे को कार्यकर्ता चाहिए जो रोज जा सके। मैंने कहा मैं आऊंगा रोज, लेकिन साथ में एक दिन और चाहिए। तो उस समय अनुराधा भाटिया थी, उसने बोला अंकल मैं ये काम करूँ, आप करो। और ये 26 जनवरी को इसका वो था बर्थडे उमेश अरोड़ा। मैंने कहा चल यार रोज गार्डन से तेरे से उद्घाटन करते रोटी बैंक, और कर दिया। वही रोज गार्ड में खड़े होकर के रोज 100 लोगों को खाना देते थे, रोज चलता रहा, लोग बाग जुड़ते रहे, 2000 रुपए देते रहे और अपने हाथ से बांटते रहे। रोटी बांटना, रोटी बैंक कहता हूँ, भंडारा लगाना, रोटी बांटना, अन्न सेवा करना हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के खून में। सिखों में तो देखते ही है लंगर भंडारा, लेकिन हमारे सबके मन में है कोई हर एक आदमी को रोटी मिले, अन्न मिल जाए, चाहे रोटी मिले, कोई बात कोई भूखा नहीं रहे। और कोरोना में बंद हो गया। अब कोरोना के बाद में जब बैठे तब बंडूवाल एसोसिएशन और हम बैठे कि ऐसे लोग हैं जो कि आप भंडारा या जहाँ बांटते वहां नहीं आ सकते तो क्या करें। मैंने कहा उनके घर पहुंचाएंगे। तो बोले वो कैसे? तो 2 आदमियों से, 2 परिवार से संपर्क किया, कभी तुम बनाओगे, तुम्हारे घर के 5 परिवार को भी खाना हम ही देंगे, दोनों परिवारों को 55 जनों को, बाकी 100 आदमी जो है ऐसे आइडेंटिफाई कर। तो निकल पड़े सड़क के ऊपर, घर घर जाके मालूम किया, 2-4 गलत आदमी भी जुड़ गए, बाद में खैर हटा दिया उनको, लेकिन ये है कि आइडेंटिफाई किया। विकलांग था, कई लोगों को 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं मिलता था। मैंने कहा गलत हो रहा है, जुगाड़ चालू, और चालू कर दिया। 31 जुलाई, आज से 2-3 साल पहले 31 जुलाई इज माई बर्थडे, तो ये सारे मेरे बच्चे बोलने लगे कि इस दिन लॉन्च कर। तो FIA के फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के हॉल में ये अनाउंसमेंट कर दी, और सारे मिनिस्टर्स आए हुए थे, 3-4 मिनिस्टर जो लोकल है वो सब आए हुए थे, भाई रोटी बैंक चालू हो। उन्होंने भी पैसे दिए, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख रुपए रोटी बैंक के लिए इनिशियली, और काम शुरू हो गया। और अब तो मतलब भगवान की कृपा है, 58 लोगों को रोज 2 टाइम का खाना जाता है, और ये यूनिक प्रोजेक्ट है, नोवेयर हर्ड ऑफ। रोटी भोजनशाला बना करके बांटी जा रही है, रोटी लंगर लगा के, भंडारा लगा के बांटी जा रही है, लेकिन उन लोगों का क्या है जो अपने घर से बाहर नहीं आ सकते, जो विकलांग है। हमारे यहाँ AC नगर में एक लड़का है, दोनों पांव नहीं, और वो चल फिर नहीं सकता, उसके हाथ काम नहीं करता, 3 दिन से रोटी नहीं खाया। मेरे को किसी ने संपर्क किया, मैंने कहा अब भी रोटी पहुंचेगी उसके पास, और अभी ऐसे लोग हैं जी, कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में काम हो रहा है मेरे जी। सर रद्दी से सेवा एक अनूठी सोच है, इस विचार की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे लागू करने में आपके क्या अनुभव रहे सर? रद्दी से सेवा, रोटी बैंक की बात कर रहे हो? रद्दी से सेवा, सेवा तो मैंने बताया ना, जब ये अस्पताल का शिलान्यास करना था, भगवान नानक हॉस्पिटल का जी, पुष्प इंटरनेशनल प्रेसिडेंट
हाँ। वो आए थे, उनको बुलाया था हमने। और हमारे यहाँ के पास भी थे, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। तो पुष्प जैन ने ये कहा कि पटवा साहब, ये जो घरों में लोगों के पास अखबार होते हैं, वो 2, 4, 10 रुपए, 15 रुपए में बेच देते हैं, वो अगर हम एकत्रित कर लें एक साथ मुझे, तो उससे कुछ काम कर सकते हैं। मैंने कहा यार बात तो बहुत अच्छी है भाई पुष्प जी, इसको करते हैं। और मैंने रद्दी से सेवा, उसका नाम पुष्प जैन ने सुझाया कि रद्दी से सेवा। बोले भाई अपन तो मारवाड़ी में बात करा, रद्दी हूँ सेवा, तो रद्दी आवे, रद्दी हूँ सेवा करो। तो मैंने कहा बात ठीक है भाई। तो मैंने रद्दी से सेवा का काम चालू किया, और वो काम खाली अखबार तक नहीं रहा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज सरप्लस इन योर हाउस। अभी मेरे को 3 फ्रिज की जरूरत थी, 3 फ्रिज, एक दिव्यांग स्कूल के लिए, एक ब्लाइंड आश्रम के लिए, और एक गौशाला के लिए। मैंने मैसेज डाला मेरे को 3 चाहिए, अपने घर के फ्रिज चेंज करे हो तो पुराना वाला मेरे को दे दो। 1 घंटा नहीं लगा 3 फ्रिज आने। और जब इन लोगों को सोने के लिए तख्त चाहिए थे, तो 10 तख्त की जरूरत आई, मेरे पास 50 आ कि जी मैं हमारे से ले लो, हमारे से ले लो, हमारे से ले लो। कूलर की बात की थी तो कूलर बहुत सारे आ गए। 2 कूलर चाहिए ब्लाइंड आश्रम के लिए, बहुत सारे कूलर फोन आ रहे हैं, मेरे से 2 ले लो जी, आप मेरे से पैसे मंगा लो जी, मेरे से ले लो। 2 कूलर चाहिए, मेरे पास तो 10 कूलर आ गए। तो लोग बाग हैं देने वाले। लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मांग रहा है उसकी ऊपर की जेब औरों के लिए है, नीचे वाली पैंट की जेब उसकी अपनी। राह चलते आदमी पैसे देते हैं, मैं अपने कभी नीचे की जेब में नहीं रखता, ऊपर की नाम भूल जाऊं, लेकिन ऊपर की जेब मीन्स डोनेशन। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही सर, बहुत शानदार। कि राह चलते कोई मदद के पैसे मैं कभी अपने नीचे की जेब में नहीं रखता हूँ, ऊपर की जेब में रखता हूँ, ताकि ध्यान रहे कि ये सेवा के लिए देने। बहुत बढ़िया सर। सर, महावीर इंटरनेशनल सोशल फाउंडेशन की स्थापना की सोच कब और क्यों आई, और ये मतलब कब आपको विचार आया कि हमें ये सिर्फ मतलब बनना चाहिए? ये जवाब नहीं दे तो अच्छा है, इट इज पब्लिक में नहीं देना, ठीक है, पब्लिक में नहीं देना, ठीक है। बस जी सर, मन बना कोई एक सेंटर और बना दिया, ठीक है। थोड़ी बहुत अड़चन आई, बस बन गया। और आज की तारीख 27 मई 2021 को ये रजिस्टर कराया था। शिखा अरोड़ा, सरला अरोड़ा और संतोष शर्मा, 3 लेडीज मिलकर के ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट तो मैंने ही ड्राफ्ट किया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारे काम नहीं करता हूँ। रजिस्ट्रेशन करा, और रजिस्ट्रेशन कराया ना, उसके मेरे ख्याल 3रे या 4थे दिन हमने, चूंकि लेडीज से करवाया था, ट्रस्ट बनवाया था, तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। यहाँ एक चौक है, नीलम चौक, उसके ऊपर बस खड़ी करके, और हमने कहा सिर्फ लेडीज को रक्त देना है, सिर्फ महिलाओं। तो मैं जो सीमा लिखा मिनिस्टर बुलाया कान पकड़ करके, तो देख बेटा यहाँ पर सारी लेडीज को लेके आना, सब ब्लड डोनेट करें। एंड यू विल नॉट बिलीव, टोटल 63 ब्लड डोनेट हुए, 57 महिलाओं ने डोनेट किया। बहुत बढ़िया सर। ये चौक के ऊपर बस खड़ी करके ये स्टार्टिंग करी थी वीरा केंद्र की। हालांकि शपथ बाद में हुई, लेकिन हम तो काम तो हम पहले से कर ही थे, ये सारे काम तो हम पहले से कर ही थे। इसको सिर्फ रेगुलराइज करना था, ये ट्रस्ट बना था। ठीक चलता। सर एक जी अपने एक सवाल सर आपसे, जी सर बताइए। सेवा केंद्र परमानेंट बना करके इन बच्चों के लिए तैयार कर लिया कि मैं अगर चला भी जाऊं तो तुम्हारे पीछे तकलीफ नहीं हो, काम करते रहो। बहुत अच्छी सोच है सर। कंडीशन यही है, जाने की तो तैयारी है ही है, कब जाए, लेकिन ये है इसके पहले अपनी लीगेसी छोड़ दो। जी सर। तो सर जी सर, जैसे वीर और तरुण केंद्र, इसके माध्यम से आप किस दिशा में समाज को प्रेरित करना चाहते हैं? जैसे आपने वीरा केंद्र भी बनाए और तरुण केंद्र भी आपके पास है, तो आप समाज को किस दिशा की ओर प्रेरित करना चाहते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर। ये जब भी यहाँ पर
स्कूल में जाता हूँ या कहीं कोई फंक्शन में तकरीबन जाता रहता हूँ, और जब जाता हूँ तो मेरे को बोलने का मौका भी मिलता है, और जब मौका मिलता है तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई पढ़ाई तो करनी है, अपना कैरियर तो बनाना है, कैरियर बनना है, ठीक है। और अब तुमने कैरियर बना करके कमाई करनी है, परिवार पालना है, बच्चों को भी पढ़ाना है आगे, और ये सारे काम करने हैं, लेकिन साथ में उस समय संभव होता है टाइम नहीं दे सको, लेकिन तुम तो दे ही सकते हो उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। अपने हाथ को हमेशा ऐसे रखो, ऐसे कभी मत, ऐसे करना है तो औरों के लिए करना, अपने लिए कभी ऐसे मत करना। चाहे तुम 1 रुपया दो, लेकिन देना। ये प्रेरणा देता हूँ इन बच्चों को, जब भी मौका लगे चूकना नहीं। और मैंने अपने परिवार में तो बच्चों को, मेरा लड़के को बोल रखा है, उसके 2 लड़के हैं, 1 लड़का है, लड़का छोटा है, उसको मैंने बोल दिया भाई अपनी इनकम का, पूरी परिवार का इनकम का 5% चैरिटी में निकालना, डोनेशन निकालना 5%। और जब तेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाए तो उसको 10 कर दो, 5। बहुत बढ़िया सर। और चूंकि मैं भी अर्निंग हूँ और मेरी भी अर्निंग कम नहीं है, ठीक है। अब बच्चों के लिए नहीं, अब बच्चे तो अपने आप करते रहेंगे, मैं अपने लगा लेता हूँ समाज पे। जी। कभी गरीब का मकान बना लिया, कभी गौशाला शेड बना दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी मतलब मन में होते ही रहता है कि करते रहूं, क्या है ये पैसे तो। और लेकिन एक बड़ी विचित्र स्थिति है भाई, मैं करता हूँ ना, मैं मान लीजिए सोचता हूँ मैंने आज 1,31,000 रुपये कहीं देना है, एंड यू वुड नॉट बिलीव मेरे पास में 1,50,000 का काम आ जाता है। मेरे को रोज ही नहीं पड़ता, मेरी रेवेन्यू बढ़ती जाती है। हाँ, नए लोग आ जाते हैं, दे गिव मी मनी। बहुत बढ़िया, मेरे लिए बहुत बढ़िया सर। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ जो मेरे ख्याल फरीदाबाद में कोई नहीं कर पाया होगा, वो है ये जो मैंने SGM नगर में सेंटर बनाया है ना जी, एक ही व्यक्ति से 60 लाख रुपए लिए, 60 लाख रुपए लिए। जी जी सर, बाई चेक, एक ही व्यक्ति जी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उस परिवार का रहा कि उन्होंने 45 लाख रुपए प्रॉपर्टी खरीदते समय दे दिए, 15 लाख रुपए बनते समय दे दिए, और भी 10-12 लाख रुपए देने की बात हो रही है। वो देगी, वो लेडी देगी, सविता नाम है उसका, सविता देगी। तो हमने उस भवन का नाम रख दिया है देवेंद्र कुमार स्मृति भवन, ये है महावीर सेवा केंद्र। बहुत बढ़िया सर। सर अब मैं अगर जी सर बोलो। अगर उमेश अरोरा जी अभी जुड़ सकते हैं तो सर उन्हें हम बात कर सकते हैं उनसे हम। हाँ बिल्कुल। उमेश जी अगर जुड़ पाए यहाँ पर उनकी आईडी। बेटे एक दो क्वेश्चन मेरे सर आप से तो अभी है प्रश्न, आप बने रहिए हमारे साथ, हम उमेश सर से बात करके और फिर आपसे फिर से जुड़ेंगे, आप यहीं हमारे साथ जुड़े रहिए। उमेश जी जिस आईडी से जुड़े हैं, बुला रहा हूँ जी जी सर तब तक आपसे हाँ जी मैं उधर चला जाऊँ। आ गए सर, वो आ गए। जी जय महावीर। जय महावीर सर। सर स्वागत है आपका, आप को डायरेक्टर हैं स्टेम सेल और थैलेसीमिया के लिए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आप क्या कार्य कर रहे हैं, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से कार्य हो रहे हैं। और मैं प्रकाश जी से निवेदन करूंगी कि सर बात कर रहे हो तब आप बीच में कुछ फोटोग्राफ्स का PDF मैंने आपको भेजा है, वो जरूर बताएं दर्शकों को। जी सर स्वागत है। जी जय महावीर। महावीर इंटरनेशनल के साथ में 2014 में पटवा जी की गाइडेंस में महावीर इंटरनेशनल में ज्वाइन हुए थे। बापना साहब हमारे उस समय इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे और
उनके गाइडेंस में आगे महावीर इंटरनेशनल में ब्लड डोनेशन के लिए हम लोग मेजरली तब हमने स्टार्ट किया था, जिसमें जी। 2011-12 में हमारा एक था फरीदाबाद डोनर्स क्लब के नाम से, जो हमने बाद में महावीर इंटरनेशनल के एज ए यूनिट ऑफ महावीर इंटरनेशनल हमने उसको मर्ज कर दिया, और सारी एक्टिविटीज फरीदाबाद डोनर्स क्लब की हमने महावीर इंटरनेशनल के नाम से सारी एक्टिविटीज महावीर इंटरनेशनल में पटवा जी की गाइडेंस में हमने वो सारी एक्टिविटीज करी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रेगुलरली हमने ब्लड डोनेशन कैंप 2015 में, 2016 में कॉर्पोरेट्स में हमने मेजर जो टारगेट लिया वो कॉर्पोरेट्स एंड सोसाइटीज को टारगेट लिया, जैसे कि विप्रो है, टाटा है, या बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, HDFC हैं, और बहुत सारे ऐसे PSU और कॉर्पोरेट्स के इन हाउस ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोगों ने लगाए, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम नहीं है उनके पास में बाहर जाने के लिए या कहीं पे कैंप्स में जाने के लिए, तो हमने उनको वो फैसिलिटी दी कि आप यहीं पे कैंप लगाएं, और एक एक दिन में एक एवरीडे 30-30, 40-40 कैंप एक दिन के अंदर लगाए गए अलग अलग शहरों में भी बनते। इसी तरीके से जैसे इनकम टैक्स में हमने कैंप लगाया, तो इनकम टैक्स में 32 लोकेशन में एक साथ कैंप, 42 लोकेशन पे एक साथ कैंप लगा, और 2000 प्लस यूनिट एक ही दिन में कलेक्टेड हुए, 2046 यूनिट हुए। इस तरीके से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में कैंप लगाया गया। आगे जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ती गई, तो हमारे 14-15 और 15-16 में जो हमारी रिपोर्ट सबमिटेड हैं, उसमें ऑलमोस्ट 6000 यूनिट एनुअली इसके अंदर कलेक्ट हुए थे फरीदाबाद से। 6000 to 7000 यूनिट एनुअली कलेक्ट हुए थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और एक्टिविटीज के साथ में हम लोगों ने एनालाइज किया कि हमारी जो हम ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं वो ब्लड हमारा कंज्यूम मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, तो ये एक एनालाइजेशन आया कि ब्लड की कंजम्पशन ज्यादा जो है वो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए होती है। तो 17 सितंबर 2017 को हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया रोको थैलेसीमिया का, जो बापना साहब और पूरी टीम ने, महावीर इंटरनेशनल की पूरी टीम ने फरीदाबाद में मानव रचना यूनिवर्सिटी में हमने ये स्टार्ट किया था, और सब लोग इसमें प्रेजेंट रहे बॉम्बे से, और कई इस लाइन के एक्सपर्ट्स जो लोग कई कई सालों से और मिनिस्ट्री में थैलेसीमिया के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों ने हमें साथ में ज्वाइन किया। काफी सारी ऐसी फैमिलीज ने ज्वाइन किया जो थैलेसीमिया पे काम कर रही हैं या थैलेसीमिक है उनके परिवारों में, और वो फेस कर रही हैं थैलेसीमिया को। तो सबने इस चीज को आगे माना कि रोको थैलेसीमिया मिशन बहुत जरूरी है, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सच थैलेसीमिक मेजर पेशेंट्स रुके। 1 अक्टूबर को उदयपुर में महावीर इंटरनेशनल एपेक्स की हमारी जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसके अंदर हमें ये रोको थैलेसीमिया को एक्सप्लेन करने का मौका मिला, और वहां पे इसको एज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये नेशनल लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है। और तब इसमें हमारे साथ में अशोक जी भी हमारे साथ थे उस समय भी, और उसके बाद उन्होंने राजस्थान में, हमने हरियाणा, ओडिशा और अलग हिमाचल, जम्मू, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर रोको थैलेसीमिया मिशन को 2017 से 2019-20 में राजस्थान में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर काम किया। लगभग 125 यूनिवर्सिटी की लिस्ट राजस्थान से हमारे पास आई थी, जिनके अंदर अवेयरनेस कैंपेन हुए और लोगों को जागरूक किया गया कि यूथ जितना भी है वो शादी से पहले अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ रक्त कुंडली जरूर बनवाए, रक्त कुंडली के द्वारा ही अपनी मैरिज फिक्स करें, या अगर हमारी नॉलेज में है कि हम थैलेसीमिया माइनर तो नहीं, तो उसके हिसाब से हम प्री मैरिज अपने प्रिकॉशंस लें अगर कमिटेड है मैरिज के लिए। तो ये एक प्रोजेक्ट हमारा जो था ये इंटरनेशनल लेवल पे, और मुझे मौका मिला एज ए इंटरनेशनल डायरेक्टर रोको थैलेसीमिया मिशन में ब्लड एंड थैलेसीमिया के लिए काम करने के लिए, प्लस साथ साथ नेशनल लेवल पे हमने महावीर इंटरनेशनल के कई सारे सेंटर्स में अराउंड 85 सेंटर में एक ही दिन ब्लड डोनेशन कैंप किया। एक वीक हमने पूरा सेलिब्रेट किया था 2019 में, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज, स्लोगन राइटिंग, रश्मि जी वगैरह सबने इसमें सारे सेंटर्स ने बहुत सपोर्ट किया था, और इसमें स्लोगन राइटिंग प्लस ड्राइंग कंपटीशन प्लस ब्लड डोनेशन कैंप 15 अगस्त को, जैसे हमारा फरीदाबाद में हमारा फर्स्ट डे से हम 15 अगस्त को करते हैं ये कैंप, 2011 से 15 अगस्त हमारा फिक्स है कि हम एक ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, इसके अलावा तो पूरे साल चलते ही हैं। तो आज तक है हमारे एवरेजली ईयर में 120 to 130 ब्लड डोनेशन कैंप कम से कम लगते ही लगते हैं, चाहे वो कारपोरेट में लगे या वो अदर यूनिट में लगे। और
अब पोस्ट कोविड थोड़ा सा इसमें फर्क जरूर आया है, कॉर्पोरेट के अंदर हाँ। डोनेशन के अंदर जरूर फर्क आया है। प्री कोविड हमारे पास कलेक्शंस नंबर ऑफ यूनिट्स अच्छे होते थे, पोस्ट कोविड नंबर ऑफ यूनिट कम हुए हैं कलेक्शन में, बट एवरेजली अभी भी 2000 से 3000 4000 यूनिट कर रहे हैं रेगुलर। और जी। इसके साथ साथ बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो हमारा ब्लड डोनेशन में शुरू से चल रहा है वो है जी। कैंसर पेशेंट और थैलेसीमिया पेशेंट्स, या इस तरीके से जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ब्लड डोनर या प्लेटलेट डोनर्स की रिक्वायरमेंट है या ग्रेनुलोसाइट डोनर की रिक्वायरमेंट है, वो हम उनको रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। डेली की 2-2 3-3 डोनेशन भी होती हैं, सॉरी, और डेली की कई बार 15 डोनेशन भी। तो एक पूल ऑफ लाइफ डोनर्स है, पूल ऑफ लाइफ डोनर्स हैं जो मिलके इस पे काम कर रहे हैं। हमारे महावीर इंटरनेशनल के मेंबर्स भी इसके अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया और वर्चुअल मीडिया के थ्रू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोर देन 2000 लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और रेगुलर ये काम डेली लेवल पे डेंगू में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जनरल में हमारे साथ में कैंसर हॉस्पिटल्स, 5 मेजर कैंसर हॉस्पिटल हमारे यहाँ पास, जिसमें ESIC हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद और अमृता हॉस्पिटल, ये ऐसे 5 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं। और इंटरनेशनल पेशेंट्स फरीदाबाद में बहुत से आते हैं जिनके लिए डोनर्स नहीं मिल पाते या प्लेटलेट नहीं मिल पाते हैं, तो हम उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी टीम से गौरव कांत है, सुशांत है, रॉबिन है, जितेंद्र भाटिया हैं, जो रेगुलर बेसिस पे टीम कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर हैं, अभी अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं ये ब्लड डोनेशन के। उसके साथ जब हमने ये आगे काम बढ़ाया तो जब कैंसर पेशेंट से ज्यादा हमने मिलना शुरू किया, उनके लिए हेल्प करनी शुरू की, तो हमारे पास में रेगुलर रिक्वायरमेंट उनके आने लगी ब्लड डोनेशन, प्लस एक रिक्वायरमेंट और बड़ी स्टेम सेल डोनेशन। स्टेम सेल डोनेशन इज ए प्रोसेस कि अगर आप किसी के साथ अगर मैच हो जाते हैं आपके स्टेम सेल और उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है, जो थैलेसीमिया के बच्चों में भी होता है, वो अगर हो जाता है तो उनका जिंदगी भर के लिए कैंसर खत्म हो जाता है। कैंसर खत्म हो जाता है। जी। इसी तरीके से थैलेसीमिया के बच्चों का भी अगर मैच हो जाता है तो कैंसर उनका थैलेसीमिया जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता है। कभी उनको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन या चले RH वगैरह कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमने काम किया था 2018-2019 के अंदर, जिसके अंदर फरीदाबाद सेंटर में सबसे पहले ये शुरुआत की और उसको आगे बढ़ाया। जितने थैलेसीमिया के बच्चे हैं हमने उनको कॉल अप किया, फरीदाबाद में, जयपुर में, अलग अलग लोकेशंस पे, अंबाला में हुआ ये, अभी लास्ट ईयर अंबाला में भी ये किया गया कि थैलेसीमिया के बच्चों को और उनके परिवार वालों को बुलाया गया कि उनके साथ में बच्चों की जांच की गई कि किसी का HLA मैच कर रहा है, और जिनके HLA मैच किए गए उसमें बहुत सारे बच्चे हमें मिले। ये टेस्ट लगभग मार्केट के अंदर अगर आप कहें तो लालपात लैब में 20,000 रुपए का या 25,000 रुपए का टेस्ट है, जो हमने सभी पेशेंट से फ्री किए। 400 से ज्यादा पेशेंट महावीर इंटरनेशनल एपेक्स की सपोर्ट से 385 पेशेंट सब एपेक्स की सपोर्ट से हुए थे, जो 20,000 रुपए का एक टेस्ट है। हमने ये टेस्ट जर्मनी से करवाए थे 2018 से 2020 तक, जिसमें जयपुर में, कोटा राजस्थान सेंटर में, फरीदाबाद सेंटर ने, उसके बाद अजमेर सेंटर ने, बहुत सारे सेंटर्स ने कोऑपरेट किया। ग्वालियर के अंदर ग्वालियर सेंटर ने किया। बहुत सारे सेंटर्स में हम लोगों ने विजिट किया। विनय शर्मा जी हमारे साथ में उस टाइम काफी हमने विजिट किया था उनके साथ में अलग अलग लोकेशंस पे, और विजिट करके वहां पे सेंटर्स को मोटिवेट करके वहां हमने कैंप लगाए, वहां के लोकल बच्चों को बुलाया और उनके पेरेंट्स के साथ, उनके सिबलिंग्स के साथ में हमने उनकी मैचिंग करवाई। उनको फर्दर हमने ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गाइड किया कि कैसे वो ट्रीटमेंट करना है, और बच्चों को, कई बच्चों के ट्रांसप्लांट उन्होंने अपने लेवल पे किए, जिसके अंदर गवर्नमेंट से उनको 15 लाख रुपए की हेल्प मिली। कोल इंडिया की तरफ से 10 लाख का CSR, 3.5 लाख रुपए का उनको सपोर्ट जो है वो PM रिलीफ फंड से, और 2.5 लाख का सपोर्ट CM रिलीफ फंड से। ये मिलकर लगभग 15 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए की सपोर्ट CM फंड से मिली उनको। तो अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बच्चे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों के ट्रांसप्लांट हुए जो आज थैलेसीमिया से मुक्त हैं। उसमें कुछ केसेस नेगेटिव में भी गए हैं,
बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल बच्चों को गाइडेंस मिली, बच्चों को हमने केयर एंड क्योर पे जो काम किया तो बच्चों की क्योर हुआ और उनको नॉलेज मिली। हमने हेमाटोलॉजिस्ट के थ्रू सेमिनार्स करवाए अलग अलग लोकेशन पे और उनको नॉलेज मिलकर उन्होंने अपनी हेल्थ गेन की। बहुत जो बढ़िया, ये बहुत अभी भी कंटिन्यूड है। लास्ट ईयर मुझे डॉक्टर दिनेश जैन जी के साथ, जो अभी हमारे इंटरनेशनल हेल्थ डायरेक्टर हैं, उनके साथ में को डायरेक्टर ब्लड एंड स्टेम सेल दिया गया है। तो उसी में हमने अंबाला में सेम वे में हमने कैंप किया, जिसके अंदर हमने 36 बच्चों के परिवार में जांच की, जिसमें से हमारे 9 बच्चों की जांच सक्सेसफुल हो गई है और उन बच्चों का हमने आगे प्रोसेस कर दिया है। 6 बच्चों का कंप्लीट ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो वैल्यू पे सीएमसी वेल्लोर के साथ ये स्टार्ट हो चुका है। 3 बच्चे ऑलरेडी वहां पे हैं। एमओयू हमारा ऑलरेडी उनके साथ में दिनेश जी कंसिडरेशन में है, डॉक्टर दिनेश जैन जी फाइनल कंसिडरेशन में है और एमओयू हम लोग महावीर इंटरनेशनल एपेक्स के साथ में उनका बहुत जल्द साइन करने वाले हैं। इसी तरीके से सीएमसी वेल्लोर जो है दैट इज ए फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जिसने 1200 से ज्यादा ऐसे बच्चों का ट्रांसप्लांट कर चुका है फाउंडेशन बेसिस जी, जीरो मार्जिन के ऊपर। इट्स ए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और जीरो मार्जिन के ऊपर काम किया है गवर्नमेंट हेल्प में और अदर फाउंडेशंस की, टाटा फाउंडेशन वगैरह की हेल्प से काम किया है हमने। सेम वे में सीएमसी वेल्लोर के साथ में सीएमसी लुधियाना हमारे साथ फाइनल कंसिडरेशन में, ड्राफ्ट हमारे एमओयू के फाइनल हो चुके हैं। उनके साइन होने के लिए इसी वीक में हमारी मीटिंग है, जिसमें हम धीरे धीरे इसको भी करके जो बच्चे वेल्लोर नहीं जा सकते वो लोकल नियरेस्ट हमारे पास में लुधियाना है पंजाब में, और लुधियाना सेंटर उसके अंदर हमारी पूरी सपोर्ट कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे इस एग्रीमेंट एमओयू में है कि अगर वेल्लोर कोई भी बच्चा जाता है तो उसके परिवार के आने जाने का खर्च, रहने का खर्च, खाने पीने का खर्च भी सब कुछ भी नहीं चार्ज होगा उसको। सब 3 महीने वहां पे रहना, खाना पीना सब फ्री मिलेगा पूरे परिवार को। इसी तरीके से लुधियाना में तो बच्चे के परिवार के ऊपर, जो थैलेसीमिक बच्चा है उसके परिवार पे जीरो कॉस्ट आ रही है पूरे परिवार के लिए, और उस बच्चे के ट्रांसप्लांट में कोई खर्चा नहीं आता किसी भी परिवार का। उसमें सरकारी मदद भी उसमें इंक्लूड है और हम लोग जो काम कर रहे हैं हम उन बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं और पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट हेल्प के लिए क्या क्या चाहिए, सीएसआर के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या आपके, क्योंकि बच्चे आज यहाँ पे हैं कल वो वेल्लोर जाएंगे, उससे पहले उनके मल्टीपल टेस्ट होंगे। उन टेस्ट के लिए उनके ब्लड सैंपल वेल्लोर भेजना, उनके सैंपल विड्रॉ करना, उनकी रिपोर्टिंग करवाना, वो सारा काम हम लोग कोऑर्डिनेशन विद द सीएमसी टीम हम लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शानदार। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इन बच्चों की लाइफ थैलेसीमिया मुक्त हो जाएगी और अगर हम लोगों ने महावीर इंटरनेशनल के थ्रू एक भी बच्चे को थैलेसीमिया मुक्त कर दिया, ये एक नया जीवन दे दिया, तो बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत 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 आभार सर आपका, बहुत बढ़िया आपने हमें पूरी जानकारी दी। और अब हम फिर से सर से मुखातिब होंगे क्योंकि समय की अपनी सीमा है। सर के 2 सवाल हमारे अभी बाकी हैं, 2-3 सवाल सर से अभी मैं कर लेती हूँ और फिर हम आगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। थैंक यू सो मच। जी सर, जैसे कि समय अपनी गति से बढ़ता हुआ जा रहा है, हमारे पास समय थोड़ा कम है। सर एक सवाल मेरे पास ये भी है कि नेपाल भूकंप में एमआई फरीदाबाद ने सेवा सहयोग किया, तो अगर ऐसा है तो किस तरह की सेवा की गई थी सर? किस तरह की सेवाएं दी गई थी नेपाल भूकंप में? आप लोगों ने कोई सहयोग किया था सर? नेपाल भूकंप में बस एक या 2 ट्रक भेजे थे। वहाँ हमारा नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे सामान इकट्ठा किया था क्योंकि उस समय में नशा मुक्ति केंद्र चलाता था, तो वहाँ इकट्ठा किया था। डीसी साहब ने उसको फ्लैग ऑफ किया था। बस 2 ही ट्रक भेजे थे, ज्यादा नहीं किया। जी सर, समय बढ़ता चला गया और आपसे सवाल का सिलसिला बीच में उमेश जी से बात करने में अटक गया, तो सर मेरा आपसे एक और ये सवाल था कि आपके कार्यों को कई संस्थाओं और सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, तो इस मान्यता का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा सर? कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। काम करने वाला जो होता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। गॉड ऑल्सो हेल्प्स हिम।
वो आइडेंटिफाई हो गया, लोगों ने बुला लिया, सवाल उड़ा दिया, माला पहना दी, सर्टिफिकेट दे दिया, अवार्ड दे दिए, नॉर्मल है। अब तो ये मतलब शुरू में शायद कुछ समझ में आई होगी, याद नहीं है भाई अब तो ये नॉर्मल है, डेली अफेयर है। हर 10-15 दिन में कहीं न कहीं जाना है। अभी जब महावीर जयंती के दिन में एक फिर फरीदाबाद में यूनिक काम किया, कहीं पर भी नहीं हुआ होगा पूरे भारत में। मैंने 14 संस्थाओं को बुलाया, 14 मतलब डिफरेंट, निरंकारी, आर्य समाजी, ब्रह्म कुमारी, और उसको सब्जेक्ट दिया था कि आप अपनी आस्थाओं को महावीर की फिलॉसफी से कनेक्ट करें, और सबको 10-10 मिनट बोलने का टाइम। हमने अपना टाइम कट किया टू हियर देम। तो ये प्रयास किया है सोशल इंटीग्रेशन का। उसमें मेरा जो हमारे जैन का प्रधान है प्रोफेसर रविंद्र जैन, उसने साथ दिया तो ये काम सक्सेसफुली हो पाया। नॉर्मली साथ नहीं मिलता जी। अब मैं बजाय मेरे जवाब देने के कुछ क्वेश्चन MI एपेक्स के सामने तुम्हारे थ्रू पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। मेरा एक सिंपल सा है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपेक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेंटर? करीब नगण्य है सर। लाइव के एक मिनट आपसे मेरा अभी प्रश्न है, 5:30 तक ये लाइव चलता है सर। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे पहले कि आपका परिवार इस सामाजिक कार्यों में किस प्रकार आपका सहयोग करता है। फिर उसके बाद सर हमारा फॉर्मेट है कि इस कार्यक्रम के पश्चात कार्यक्रम से जुड़े सवाल दर्शकों से पूछे जाते हैं। तो हम लोग रश्मि जी को मंच पर दोबारा आमंत्रित करेंगे। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सामाजिक कार्यों में किस प्रकार आपका परिवार भी आपका सहयोग करता है। परिवार का सहयोग तो मैंने बताया ना, 5% मैंने बच्चों को कह दिया देना है। और मेरी धर्मपत्नी है वो शुरू से ही वो अपने धार्मिक परिवार से रही है। अगर नाम सुना हो तो वकील साहब लेखराज साहब मेहता, उनकी पुत्री है वो। और लेखराज साहब तो बहुत धार्मिक थे, रोज पूजा करने जाते थे मूसा जी के मंदिर में। और मैं भी जब जोधपुर था तो साथ जाता था। पूजा तो नहीं जानता, लेकिन पूजा तो मैंने कभी करी नहीं, न समय करी न पूजा करी। धार्मिक काम तो मैंने किए नहीं, लेकिन ये है कि धार्मिक थी और मैं सेवा में लग गया। कोई ऐसा कैंप नहीं था, चाहे आंखों का कैंप हुआ, चाहे ब्लड डोनेशन हुआ, चाहे कोई भी हुआ, और मेरी विशेष प्रेम था, नाम ही उसका प्रेम है, प्रेम करना है, तो साथ चलती थी, हमेशा साथ रहती थी। अब तो लोग बाग, अब मैं अकेला जाता हूँ तो लोग बाग पूछते हैं, अरे यार आपकी मिसेस कहाँ है? मैंने कहा भाई अब उसका मूवमेंट कम है, नहीं आ सकती। बोले हाँ हम समझ तो वो तो क्योंकि वो साथ थी तो काम। अब वो बच्चे भी छोटे थे, फिर भी सारा अपना उसने सारा हैंडल किया काम को। शी यूज्ड टू स्पेंड टाइम, उसने साथ दिया और मैं बढ़ता गया। जब एक से साथ एक होते हैं तो 11 होते हैं ना। और बच्चे साथ दे ही रहे हैं, धन से भी दे रहे हैं, और मेरे को कभी टोकते नहीं है। कभी कभी कहते हैं, मेरे को नहीं कहते, अपने मौसा को जो तो फोन करके कहते हैं डैडी को बोलो थोड़ी रेस्ट कर ले। जी सही बात है जी, बिल्कुल परिवार की चिंता रहती है इस उम्र में भी, अगर आप भाग दौड़ करें तो। बहुत सही बात कही सर आपने। और सर मेरी तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करूंगी कि आपने बहुत ही अच्छी और गाइडेंस हम सबको दी, हमारे दर्शकों ने आपको सुना। और अब मैं रश्मि जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे बीच जुड़े और आगे का कार्यभार देखें। अच्छा, थैंक यू बेटा। सर आप जुड़े रहे हमारे साथ। रश्मि जी। जी सर। रश्मि तो बहुत बड़ी होम्योपैथ है। रश्मि जी। हस्तिमल सर। जी सर, हस्तिमल सर। धन्यवाद शिल्पा जी। जी जय महावीर सर। जय महावीर सर। नमस्कार। आपके लिए माणिक वर्मा जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर
बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। स्वप्न को साकार करने में संपूर्ण जीवन को न्यौछावर करने वाले वीर अजीत सिंह जी पटवा का जीवन एक आदर्श जीवन है और अनुकरणीय है। सेवा प्रकल्पों की इतनी बड़ी श्रृंखला आपने आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत में छोड़ी है, वो अपने आप में एक उदाहरण है। कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन हमने देखा आपको कि आप इस कहावत के अपवाद हैं। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के सामने ये मंच बहुत छोटा है, फिर भी इस मंच के माध्यम से मैं पूरी गोल्डन थ्रेड थीम और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको सादर नमन करता हूँ। आज आप हमारे साथ जुड़े, अपनी जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू साझा किए, उसके लिए आपका और वीर उमेश जी का बहुत बहुत आभार। जय महावीर सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इतनी तारीफ नहीं करो कि अहंकार आ जाए। तारीफ नहीं करो जी सर, ये आपका बड़प्पन है सर, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा काम नहीं के किया सामने तारीफ बहुत छोटी है सर। नहीं, ये तो मानव का दायित्व है, मनुष्य का दायित्व है। बिल्कुल सर, ये आपका बड़प्पन है, ऐसा कह रहे हैं मुफ्ती सर। सबको करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ यही सीखना है सर आपसे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, एवरीवन करना चाहिए। थोड़ा करो कम ज्यादा करो वो अलग चीज है। एवरीवन शुड बी, ऑल ह्यूमन सोल्स मस्ट इम्प्रूव। जी सर, आज का सवाल। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी कारणवश हम कल पूरा सवाल पूछ नहीं पाए थे, तो परसों का और कल के 2 सवाल बाकी हैं। परसों हमारे साथ नौतनमल जी साहब जुड़े थे और कल सोहनलाल जी वैद्य और जनेंद्र जैन जी जुड़े थे। तो कल का हमारा सवाल जो है वो ये है कि अलवर केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अलवर केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? और नौतनमल जी के एपिसोड के लिए सवाल है कि नौतनमल जी जब जुड़े एमआई में, उस समय हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? ये 2 सवाल है आज के लिए, दर्शकों के लिए। पटवा साहब आप जुड़े रहिए, 2 मिनट जुड़े रहिए। दर्शकों के लिए ये सवाल है, देखते हैं दर्शक क्या जवाब देते हैं। कल्पना दोषी जी ने लिखा है 1992। कल्पना दोषी जी का जवाब आया है सर, लेकिन कल्पना जी अपनी पहले भी रह चुकी हैं विजेता। देखिए कोई सही जवाब आता है तो। सर रतन जैन सर का आया है शांतिलाल कंवर। ठीक है, बिल्कुल। मुंबई से पाली के रहने वाले हैं शांतिलाल जी कंवर, मुंबई में बिजनेस करते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने 2 सवाल पूछे हैं, दोनों के जवाब। अलवर सेंटर की स्थापना कब हुई और उनके समय में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? सर प्रदीप टोंगिया जी लिख रहे हैं आरएस बाफना जी लिख रहे हैं उदयपुर से। नहीं, प्रदीप टोंगिया जी नहीं, गलत जवाब है। देखते हैं अभी कौन सा। जी सर, दर्शकों से निवेदन है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स करें। अच्छा, हाँ, रेणु गुजरानी जी, तो हाँ, भुवनेश्वरी जी, हाँ सर बता दीजिए। अभी तक कोई भी जवाब सही नहीं आया है। अलवर केंद्र की स्थापना 1982 में हुई थी और जब नौतनमल जी पारक संस्था से जुड़े थे उस समय वीर राज लोढ़ा जी अध्यक्ष थे। राज लोढ़ा सर एक बार फिर नहीं दिया था सर ये जवाब किसी ने भी। बहुत आभार।
बहुत आभार सर आपका। सबका बहुत, जय महावीर सर। हाँ आपका जय महावीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सभी सुखी रहो। जी सर। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सबको सुख करो, सबको सुखी करो। शिल्पा, जी जी सर। जी सबको सुखी करो। जी धन्यवाद, सर। खूब खूब आशीर्वाद। जी सर।